हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा ज्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो आते हैं वो आपको बताए बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी को लेकर आते हैं ज्यादातर। देखो, वैसे किसी पे भी आ सकते हैं, पर ये कहे कोई कि चांसेस किस पे सबसे ज्यादा हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी पे ज्यादातर क्वेश्चन आज तक आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं फिजिकल स्टेट का। अगर जिक्र करें इनका, तो देखिए अल्काइल हलाइड जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं जब प्योर स्टेट में होंगे। प्योर स्टेट में कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे इनको लाइट में एक्सपोज किया जाता है, और मेनली ब्रोमाइड और आयोडाइड को जब लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये कलर्ड हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब इनमें जो लोअर यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, जैसे कि इसमें आप कह दें मिथाइल क्लोराइड आपके पास हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, या मिथाइल ब्रोमाइड हम कहें, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड हो गया, या कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन हो गए। है तो मिथाइल ग्रुप का ही क्लोरोफ्लोरोमीथेन, यानी एक कार्बन या दो कार्बन वाले। और इस तरफ इसके अंदर क्लोराइड ब्रोमाइड ये जो हो गए, ये जनरली गैसेज रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर क्लोरो ब्रोमो आइडो कंपाउंड ये अगर बढ़ता चला गया कार्बन कंटेंट, यानी कि हायर क्लोरो ब्रोमो और आइडो कंपाउंड्स हो गए, वो क्या होंगे? अब आपको पता है साइज अगर बढ़ता, मान लो मॉलिक्यूल का साइज ये है, अब साइज बढ़ता चला गया, साइज बढ़ता चला गया मॉलिक्यूल्स का, तो इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी तो बढ़ेगी। अगर वो बढ़ती जाएगी तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होते चले जाएंगे। तो अगर छोटा साइज है तो वो क्या है? गैसेज। और उसके बाद अगर हायर क्लोरो ब्रोमो और आइडो कंपाउंड्स होंगे तो वो क्या होंगे? या तो लिक्विड और या फिर होंगे वो सॉलिड्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लेते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट लेके चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब अगर कंपेयर करते हैं हम इनके कंपेरेबल मास वाले हाइड्रोकार्बन से, तो देखिए हाइड्रोकार्बन तो ये हो गया और ये हो गए आपके पास अल्काइल हलाइड। पहले हेलो एल्केन का लेके चल रहे हैं हम, पहले हेलो एल्केन के एक्सप्लेन करते हैं। हेलो एल्केन्स यानी एल्काइल हलाइड जो है, इनका हम बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो यहां पर आपको पता है कि ये बॉन्ड पोलर होता है, और पोलैरिटी की वजह से आपको ये पता है कि एक यहां पर आपके पास मॉलिक्यूल एल्काइल हाइड का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो यहां पे एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन गया, तो इनके बीच में क्या आ गया? इस डाइपोल का ये नेगेटिव एंड, ये इस डाइपोल का पॉजिटिव एंड। तो यहां पे जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। और यहां पर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें आपको पता है डाइपोल नहीं बन रहा, तो यहां पर क्या होंगे? दो मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्सेस, और यहां वंडरवाल फोर्सेस तो होंगी होंगी, उनके साथ साथ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी है। तो यहां पे ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने ये कह दिया, देखो मॉलिक्यूलर मास ही बढ़ जाएगा। सपोज आपके पास ये है, मैंने कहा जी आपके पास CH3CH3 है। अब इससे मैंने कोई बना दिया CH3CH2X, तो यहां पे H गया और X आया, कार्बन उतने ही रहे। तो H गया और X आया, तो मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ेगा ना। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, पहली चीज। और दूसरा यहां पे पोलैरिटी ज्यादा है, तो इसलिए यहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एल्काइल हाइड में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्काइल हलाइड का, वो ज्यादा होगा किससे? उनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले
हाइड्रोकार्बन से। तो एक तो कंसेप्चुअल यही बन गया कि हाइड्रोकार्बन की बजाय एल्काइल हलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। एक तो क्वेश्चन यही आ गया। तो रीजन, इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है वो इनमें नहीं होता। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होने से यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। तो इसमें सिंपली क्या लिख देंगे, इन केस ऑफ अल्काइल हलाइड ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देयर इज stronger intermolecular force of attraction due to which boiling points of alkyl halide is greater than that of corresponding mass and than that of hydrocarbons of corresponding या comparable molecular mass। तो ये इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट वो कंपेरेबल मॉलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जैसे अगर इस मॉलिक्यूल का जैसे R का साइज बढ़े या X का साइज बढ़े, भाई एक तो F हो, एक Cl हो, एक Br हो, एक I हो, साइज बढ़ेगा, एक मिथाइल हो, एक इथाइल हो, एक प्रोपाइल हो, तो इस तरह से इसका साइज भी बढ़ेगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपको पता है वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर, तो यहां तो कंपैरिजन हमने किसका किया है, हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हाइड का। तो ये ध्यान रखना, एल्काइल हाइड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो रीजन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रोटेक्शन इनमें ज्यादा होती है। फिर कहते हैं कि जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, उससे भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम ले लें, यानी आपने लिया RCl, एक आपने लिया RBr, एक आपने लिया RF और एक आपने लिया RI। अगर यहां पर R सेम है, एल्काइल ग्रुप सेम है, तो आपको ये पता है एल्काइल ग्रुप तो सेम है, लेकिन यहां से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो हैलोजन का साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, और हैलोजन का साइज अगर इंक्रीज करेगा तो हैलोजन का मास इंक्रीज कर रहा है और उससे वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज करेंगी, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्काइल आयोडाइड, फिर किसका होगा, एल्काइल ब्रोमाइड, और फिर किसका होगा, एल्काइल क्लोराइड, और फिर आ जाएगा एल्काइल फ्लोराइड। अब ध्यान रहे आर सेम है। आर अगर आप मिथाइल ग्रुप ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल फ्लोराइड, यही कहेंगे। अब अगर ये दे दे आपको, सपोज ये दिया है कि आपके पास है CS3 और आपके पास है CS3CH2 F CS3CH2Cl C2H5Br एंड C2H5I, ये आ गए। तब आपको पता है कि इन तरफ हम जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। देखिए इसका तो सबसे कम क्यों हो गया, ये हाइड्रोकार्बन है और ये सारे क्या हैं, एल्काइल हलाइड है, ये सारे एल्काइल हलाइड है। लेकिन इस साइड हम जा रहे हैं, आर तो सेम है, आर तो सेम है, लेकिन एक्स का साइज इंक्रीज करता जा रहा है। तो एक्स का साइज इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करता जाएगा, वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज करते जाएंगे, और इस साइड बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज करता चला जाएगा। तो अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन का जो है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज करता जाएगा, या मैं कह दूं कि इस साइड आएंगे हम तो इंक्रीज करता चला जाएगा। ये चीज है। रीजन ये है कि जो मैग्नीट्यूड है वंडरवाल फोर्स का वो इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। ठीक है। और अगर अब की बार कहें कि आपके पास एक्स तो सेम है, यानी हैलोजन तो सेम है और आर डिफरेंट है, ऊपर वाले में आर सेम था, हैलोजन डिफरेंट था, और आर जो है वो डिफरेंट है, तो अब की बार क्या होगा, वही बात, ऊपर वाले में हैलोजन का साइज बढ़ रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, आर सेम था। नीचे क्या होगा, एक्स सेम है यानी हैलोजन सेम है, तो आर का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो
तो अगर जैसे मैं कहूँ एक आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, एक आपके पास है इथाइल क्लोराइड, एक आपके पास है प्रोपाइल क्लोराइड, एक आपके पास है ब्यूटाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस साइड हम जा रहे हैं तो आर जो है, आर क्या कर रहा है, इंक्रीज। और ये हेलोजन तो सेम है सब में, तो साइज इंक्रीज तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, और साइज इंक्रीज करने से वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीज, और उससे बॉइलिंग पॉइंट भी साइड क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो आर सेम हो, एक्स डिफरेंट हो, तो भी एक्स का साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। एक्स सेम हो, आर डिफरेंट हो, तो आर का साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब अगर हम जिक्र करें आइसोमेरिक एल्काइल हलाइड का, आइसोमेरिक एल्काइल हाइड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्काइल हलाइड, आइसोमेरिक एल्काइल हाइड, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेके चल रहे हैं यहां पर, एक आपने लिया CH3 CH2 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 Cl, ये लिया आपने एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एक यहां पर आप लेके चल रहे हैं CH3 CH3 CH CH2 Cl, और एक आप लेके चल रहे हैं CH3 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 Cl। आइसोमर है सभी में क्या है, C फॉर H कितने हो गए 9Cl, सभी में देखिए ये है, ये N हो गया, ये आइसो हो गया, और ये वाला टर्शरी हो गया। अब जैसे जैसे आप इस साइड जा रहे हैं तो देखिए ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये लीनियर है, ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये देखिए इससे स्फेरिकल होता चला गया, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्फेरिकल हो गया। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता चला जाएगा, और स्फेरिकल होता चला जाएगा तो आपको पता है जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो इससे इस साइड जाएं और इससे इस साइड जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सबसे ज्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सबसे कम। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज, ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, ये देखिए यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ ब्रांचिंग आ गई, यहाँ और ज्यादा आ गई। तो ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो जाता है, और स्फेरिकल होगा तो आपको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो मैग्नीट्यूड जो होगा वंडरवाल फोर्सेस का वो डिक्रीज कर जाएगा, और वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो एन वाले का देखिए सबसे ज्यादा है, और जो टर्सरी वाला है उसका सबसे कम है। नेक्स्ट लेते हैं, अगर नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज करते गए, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, तो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मास बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास है क्लोरोमीथेन, एक आपके पास है डाइक्लोरोमीथेन, एक आपके पास है ट्राइक्लोरोमीथेन, या आप कहें क्लोरोफॉर्म, और एक आपके पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये देखिए एक क्लोरीन, यहाँ दो क्लोरीन, यहाँ तीन क्लोरीन, यहाँ चार क्लोरीन। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, और इस साइड अगर हम आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन में। और देखिए अगर ग्राफ से भी हम दिखाना चाहें आपको तो ये दिखा सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नजर आ रहा है आपको ग्राफ, ये देखिए इसमें क्लियर कट दिखाया हुआ है इस ग्राफ के अंदर। ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास लिया गया है, रेड वाला जो है ये क्लोराइड है, ब्लू वाले आपके ब्रोमाइड है, और येलो वाले आपके आयोडाइड है। ये देखिए यहाँ पर अगर रेड रेड को हम उठा लें तो इस रेड में देखते हैं ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, लेकिन इसके अंदर ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल है, और ये वाला एन प्रोपाइल है।
तो यहाँ पे रेड वाले उठा रहे हैं हम केवल, तो यहाँ हैलोजन सेम और अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है। तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना, इसका इतना और इसका इतना। चाहे आप ये ब्लू ब्लू के लिए करके देख ले या आप इसके लिए करके देख ले, येलो वाले के लिए। ये रेड 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 में कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेड 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 में कंपेयर करेंगे तो हैलोजन सेम है और अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जा रहा है। ब्लू 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 में करेंगे तीनों में तो भी यही बात है, येलो 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 में करेंगे तो भी यही बात है। येलो येलो येलो, ये भी आपके पास यहाँ पे आयोडाइड है, ये भी आयोडाइड है, ये भी आयोडाइड है, लेकिन यहाँ आर ग्रुप मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ एन प्रोपाइल है। तो जैसे जैसे आर का साइज बढ़ रहा है आप देख रहे हैं इस तरफ ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं इतना आया, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना आया और इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना आया। तो इंक्रीज कर रहा है। अब एक ही कॉलम उठाइए, अगर ये एक ही ये तीन उठा लिया आपने सेम, तो इनमें अल्काइल ग्रुप सेम है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये मिथाइल ब्रोमाइड और ये मिथाइल आयोडाइड है। तो Cl से Br से I जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ये तीन उठा रहे हैं तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन डिफरेंट है। इस तीन को उठाएंगे तो एल्काइल इथाइल है, तीनों में हैलोजन डिफरेंट है। इन तीन को उठाएंगे तो एल्काइल ग्रुप सेम है, एन प्रोपाइल और हैलोजन डिफरेंट है। क्लियर? तो ये कंपैरिजन हो गया बॉइलिंग पॉइंट्स का एल्काइल हलाइड्स के अंदर। अब हम लेके चलते हैं, अल्काइल हलाइड लिए थे, अब लेके चलते हैं अराइल हलाइड यानी हेलो एरिन्स। अब हेलो एरिन्स लेके चलते हैं, हेलो एरिन्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लेके चलते हैं। हेलो एरिन्स यानी अराइल हलाइड का लेके चलते हैं, अराइल हलाइड का। तो अराइल हलाइड में देखिए क्या होगा, यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट जो हेलो एरिन्स का होता है, हेलो एरिन्स यानी कि अराइल हलाइड का, वो नियरली सेम होगा जो कि हेलो एल्केन्स का होता है उतने ही नंबर के कार्बन एटम वाले का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा है, ये लिखा, यहां पर आपने ये लिखा X और यहां पे आपने 6 कार्बन वाला लिया है, ये CH3 CH2 4 एंड CH2X। यहां भी 6 कार्बन, यहां भी 6 कार्बन। ये आपके पास है हेलो एरिन और ये आपके पास यहां पर क्या आ गया, हेलो एल्केन्स। X यहां पर सेम है। तो ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो एरिन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और नियरली सेम, वो नियरली सेम होगा किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसके और इसके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे यहां पे हम ले क्लोरोबेंजीन और यहां पे ले हम क्लोरोहेक्सेन, यहां पे ले ब्रोमोबेंजीन, यहां पे ले ब्रोमोहेक्सेन, डिफरेंस होगा लेकिन आगे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, नियरली सेम मिलेगा आपको, इनका नियरली सेम मिलता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट उसी तरह जो वहां हमने बताया था, अराइल ग्रुप सेम हो, अराइल ग्रुप सेम हो, अराइल ग्रुप सेम, यानी ये अराइल ग्रुप ले लो फिनाइल, अराइल ग्रुप सेम हो तो जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां अराइल ग्रुप सेम ले लें तो ये आपने लिया यहां पर सपोज बेंजीन जो कि हाइड्रोकार्बन है, ये आपने लिया फ्लोरो और यहां आपने लिया क्लोरो, ये लिया आपने ब्रोमो और यहां हम लेते हैं आइडो। तो अब देखिए अराइल ग्रुप तो सेम है, ये तो तय है कि जो ये लिया है इसका तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपको पता है, साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपको पता है वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज कर जाएंगी। तो उसी तरह वहां पे क्या था, आर सेम था और हैलोजन का साइज बढ़ रहा था। अब की बार अगर हैलोजन सेम हो, यहां तो अराइल ग्रुप सेम था, अब की बार अगर X सेम हो तो वही चीज, अगर हैलोजन सेम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा एज द साइज ऑफ अराइल ग्रुप इंक्रीजेस। वहां पे किसका साइज इंक्रीज कर रहा था, अल्काइल ग्रुप का, अराइल ग्रुप। यहां आप यही पढ़ रहे हैं एक फिनाइल, इसके अलावा भी तो अराइल ग्रुप होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आपने पढ़े हुए हैं 11th में।
तो यहाँ आपके स्लेब्स में ये लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उनसे हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो भी रायल ग्रुप बनाएंगे। तो अगर हैलोजन सेम है तो जैसे जैसे रायल ग्रुप का साइज इंक्रीज करेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे हम आइसोमेरिक डाईहेलोबेंजीन का। किसका? आइसोमेरिक डाईहेलोबेंजीन। आइसोमेरिक डाईहेलोबेंजीन का जैसे मैं ये कह दूं यहां पर आपके पास है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो आइसोमेरिक होंगे ना वो। इनका अगर लेके चले तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नियरली सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप लेके चलते हैं, आपने ये लिया ClCl, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपने लिया। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो नियरली इनका सेम ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इसका सबसे ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होता है। तो इस पे कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है। तो आप देख रहे हैं कि एक Cl एक ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने से क्या होगा, ये क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड होंगे, और क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक्ड होंगे तो इनके मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेटा वाला जो होता है इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल होने से लैटिस के अंदर, क्रिस्टल लैटिस में ये मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे और इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। तो इसलिए इनमें ज्यादा हीट की, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लैटिस को ब्रेक करने के लिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी हम लेकर के चलते हैं, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। यहां तो डेंसिटी पे भी आया है, कंपटीशन में भी पूछा गया है आपके नीट वगैरह में। डेंसिटी पे अगर हम देखें तो यहां पे जो एल्काइल फ्लोराइड होते हैं और एल्काइल क्लोराइड होते हैं, ये वाटर से लाइटर होते हैं, ये जनरली वाटर से लाइटर होते हैं। जबकि एल्काइल ब्रोमाइड और अगर हम कहें एल्काइल आयोडाइड, या हम कुछ कह दें यहां पे पॉलीहलाइड्स भी कह सकते हैं, पॉलीहलाइड्स, पॉलीहलाइड्स जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन होते हैं, पॉलीहलाइड्स, ये जनरली वाटर से हैवियर होते हैं, ये पानी से हल्के और ये पानी से भारी होते हैं यहाँ पे। और अगर इनकी डेंसिटी को लेके चले तो डेंसिटी इनका ये ऑर्डर फॉलो करती है, डेंसिटी ये ऑर्डर फॉलो करेगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है एल्काइल आयोडाइड की, फिर एल्काइल ब्रोमाइड की इससे कम, और एल्काइल क्लोराइड की इससे कम, और सबसे कम होती है यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड की, आप कह देंगे, ये कह देंगे। तो यानी यहाँ पर आर ग्रुप सेम है, आर सेम है, तो जैसे जैसे हैलोजन का साइज डिक्रीज कर रहा है डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा डेंसिटी एल्काइल आयोडाइड की होती है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है डेंसिटी के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आर का साइज इंक्रीज करेगा, आर का साइज इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। आर का साइज अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, और एक इसमें ये ध्यान रखेंगे, एज द नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज। जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, उसी तरह नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन आर का साइज अगर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और डेंसिटी ये ऑर्डर फॉलो करती है। अब छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि मुझे ये बता दो कि सारे के सारे एल्काइल हैलाइड में
किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? फटाफट बता दो, हाईएस्ट डेंसिटी किस अल्काइल हलाइड की होगी? अराइल हलाइड का इसमें हमने बताया कि अगर ये ट्रेंड हम देखते हैं तो आर का साइज बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रही है, तो सबसे छोटा आर कौन सा होगा? मिथाइल। और अगर हैलोजन देखें तो आयोडाइड वाले का सबसे ज्यादा है डेंसिटी, तो मिथाइल आयोडाइड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी अल्काइलाइड में। और अराइल हलाइड का जिक्र करें तो सारे अराइल हलाइड जो हैं इनकी डेंसिटी ये जो है वाटर से सारे के सारे हैवियर होंगे अराइल हलाइड। और अल्काइलाइड में क्या था आपके पास? अल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है और पॉलीहलाइड्स ये वाटर से हैवियर थे, फ्लोराइड और क्लोराइड पानी से हल्के थे, वाटर से लाइटर थे। और ये हैवियर है, ये भी हैवियर हो जाएंगे सारे अराइल हलाइड भी वाटर से। नेक्स्ट लेके चलते हैं भाई, इसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट इसमें हम लेके चलते हैं डाइपोल मूवमेंट्स। डाइपोल मूवमेंट्स, और डाइपोल मूवमेंट्स में पहले हम लेके चलते हैं एल्काइल हलाइड का डाइपोल मूवमेंट्स लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये आपको पता है कि जैसे ये बॉन्ड है तो हमें ये लगता है यहाँ पर कि डाइपोल मूवमेंट डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस। अब हैलोजन अगर हम लें तो F से Cl, Cl से Br और Br से I आए, इस तरफ अगर हम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो हम ये कहते हैं कि डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज करेगा, पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोराइड जो होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो कम होता है क्लोराइड से। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन आया था। अब अगर फर्स्ट लुक में हम देखते हैं, जैसे ये आपके पास CH3F, फिर हम लेते हैं CH3Cl, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। और फिर हम लेते हैं जहां पे नेचर ऑफ बॉन्ड मैंने करवाया था Br, और फिर हम लेते हैं CH3I। तो अगर हम देखें इस साइड हम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो डाइपोल मूवमेंट भी डिक्रीज करना चाहिए। तो इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3F शुड बी ग्रेटर देन CH3Cl, but this is not true. In fact, dipole moment of CH3Cl is greater than CH3F। ये क्वेश्चन पहले बताए थे मैंने, इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर होगा। और इसमें अगर डाइपोल मोमेंट का हम ऑर्डर देखते हैं तो क्या ऑर्डर हमें मिला? ये और इसके बावजूद फिर क्या आया आपके पास? CH3Br, और फिर इसके बाद आपके पास क्या आया? CH3I। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है इससे ज्यादा क्यों है? तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब ये आपको पता है अगर CX का जिक्र करें तो ये बॉन्ड लेंथ जो होगी, अब देखिए ये अगर हम जिक्र करते हैं, एक तो हम लेते हैं यहां पर CF, एक हम लेते हैं CL, ठीक है। तो यहां पे देखिए चार्ज इस पे ज्यादा होगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। अब चार्ज यहां ज्यादा होगा क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl का साइज बड़ा है तो डिस्टेंस यहां ज्यादा होगा। और दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो ये दोनों का प्रोडक्ट किस में ज्यादा आता है? इसमें ज्यादा आता है CCl में, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है CF से। तो ये इसका रीजन हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो क्या आ जाएगा डाइपोल मोमेंट का? ये ऑर्डर आएगा। ये नहीं होगा कि इस तरफ आए तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाए, होना तो ये चाहिए था, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो यहाँ लाई कर जाएगा। ये पर्टिकुलर ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं अराइल हलाइड का, हेलो एरिन्स का। अराइल हलाइड का डाइपोल मोमेंट हम लेके चलें तो अराइल हलाइड के केस में क्या होगा? अगर हम लेते हैं यहां पर फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन एक्स ले लो यहां पर, तो एक्स यहां पर मैंने क्या लिया? फ्लोरोबेंजीन एक्स ले लो यहां पर, तो एक्स यहां पर मैंने क्या लिया? एक्स लिया मैंने FCl एंड Br। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कोरेस्पॉन्डिंग मिथाइल हलाइड से कम होगा। मिथाइल हलाइड से इनका क्या होगा? कम होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जैसे यहां पे आप डाइपोल मोमेंट का जिक्र कर रहे हैं, क्या बताया हमने कि जैसे आपने लिया है यहां पर, सपोज आप कह रहे फ्लोरोबेंजीन,
तो फ्लोरोबेंजीन जो होगा इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो मिथाइल फ्लोराइड से कम होगा। अगर मैं कहूं यहां पर क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट होगा वो मिथाइल क्लोराइड से कम होगा। अगर यहां पे मैं कहूं ब्रोमोबेंजीन, तो जो ब्रोमोबेंजीन होगा, ब्रोमोबेंजीन का डायपोल मोमेंट जो होगा वो मिथाइल ब्रोमाइड से कम होगा। लेकिन ये ध्यान रखना यहां पर कि जो आपके पास आयोडोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन जो यहां पर होगा, इसका जो आयोडोबेंजीन जो आएगा, इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा ये ज्यादा आ जाएगा किससे? मिथाइल आयोडाइड से। ये ध्यान रखना। देखिए सभी का जो है यहां पर, अगर आपके पास फ्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन, उनका कम होगा किससे? मिथाइल फ्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड से। लेकिन आयोडोबेंजीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा मिथाइल आयोडाइड से। ये ध्यान रखना। अब जो फ्लोरोबेंजीन है इसका डायपोल मोमेंट कम क्यों है? क्योंकि साइज छोटा होता है इसलिए उसका सबसे कम आता है। और डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, सारा आपको 11th में हम सब कुछ बता चुके हैं। और अगर इसमें हम ये लेके चले तो इस केस में मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि अगर आइसोमेरिक का जिक्र करें, ये हम जिक्र करें, एक आपके पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, एक आपके पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, और एक आपके पास यहां पर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो इनके अगर डायपोल मोमेंट का हम जिक्र करें तो यहां पर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा? यही ऑर्डर लिया था आपने, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। रीजन आपको पता ही है। ये देखिए, ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये जो बॉन्ड होगा इसका डायपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा? इसका डायपोल मोमेंट अगर आप देखते हैं तो इस डायरेक्शन में आएगा। इसका डायपोल मोमेंट देखिए इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस बॉन्ड का इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे एंगल ये है, यहाँ पे एंगल ये है, इसका इस डायरेक्शन में जाएगा, इस वाले बॉन्ड का, और इसका इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर एंगल का मैं जिक्र करूं 60, 120 और ये 180, और आपको पता है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता चला जाएगा तो डायपोल मोमेंट डिक्रीज करता चला जाएगा। और इसमें तो आपको पता है इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट क्या करेंगे? कैंसिल ही कर देंगे, या cos थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? जीरो। तो इसका तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब इनमें भी मैंने आपको एक पर्टिकुलर केस करवाया था डायपोल मोमेंट में, ध्यान हो। ये ऑर्डर कब फॉलो होगा? जब ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। लेकिन एक अगर डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग हो तो ध्यान हो, मैंने बताया था ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। 11th क्लास का डायपोल मोमेंट वाली नोटबुक निकाल के चेक कर लेना। बुक में नहीं था, नोटबुक में मैंने करवाया था, आपको ध्यान हो तो। यहां तो ये सेम है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो ये ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग हो तो ये ऑर्डर उल्टा हो गया था। ये मैंने आपको 11th की बुक में करवाया हुआ है, चेक कर लेना वहां पर। तो ये आइसोमेरिक का डायपोल मोमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इसमें लेके चलते हैं इनकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी का हम जिक्र करें यहां पे तो ये देखिए, अगर आपके पास ये है CF Cl Br और I, ये देख रहे हैं हम फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे आ रहे तो साइज बढ़ता जा रहा है। इनका साइज बढ़ेगा तो आपको ये पता है कि बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी। तो यानी नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने क्या पढ़ा था? रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने ये पढ़ा था, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये पढ़ा था ना आपने। आर ग्रुप सेम है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए आपने ये किया था। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर ये है तो इसका मतलब ये बॉन्ड सबसे जल्दी टूट रहा है और ये सबसे देर से टूट रहा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी छोटी है। यही बात है यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ जो है, अगर मैं कहूं कि CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इस साइड डिक्रीज करती जा रही है। अगर स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में नीचे की तरफ आएंगे तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती जा रही है क्योंकि साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जा रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब
कि बॉन्ड स्ट्रेंथ नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो वो डिक्रीज करती जा रही है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम कहें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, फिर तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा आर एफ, आर सी एल, आर बी आर एंड आर आई। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, सी एफ, और सबसे वीक कौन सा हो जाएगा, सी आई। ये हो जाएगा। तो अगर एल्काइल ग्रुप इसमें सेम है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ये फॉलो करेंगे, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। यही रीजन है, कई बार ये अलग से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, कि जो एल्काइल आयोडाइड होते हैं, एल्काइल आयोडाइड को अगर हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो वॉयलेट या ब्राउन कलर के हो जाते हैं लाइट की प्रेजेंस में। ऐसा क्यों होता है? एल्काइल आयोडाइड जो है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया कि एल्काइल आयोडाइड ऑन स्टैंडिंग गिव्स वॉयलेट और ब्राउन कलर, व्हाई, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब आपको ये पता है कि एल्काइल आयोडाइड में सीआई बॉन्ड है, सीआई बॉन्ड जो है वो सबसे वीक है, यानी सबसे कम स्टेबल है। तो ये जल्दी से क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा लाइट की प्रेजेंस में, और एल्काइल आयोडाइड लाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज होकर के क्या दे देंगे, ये देंगे आयोडीन। ये डिकम्पोज होकर के आयोडीन दे देंगे, और जो आयोडीन दे रहे हैं इसी की वजह से क्या आता है, वॉयलेट या ब्राउन कलर आता है। ठीक है, ये जो आयोडीन दे रहे हैं, अब क्यों दे रहे हैं, अब आर एफ तो ये नहीं देगा, आर सी एल तो ये नहीं देगा, क्योंकि वहां सी एफ और सी एल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं और ये बॉन्ड वीक है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो लाइट की प्रेजेंस में अल्काइल आयोडाइड की डिकम्पोजिशन हो जाती है और वो आयोडीन देते हैं, इसलिए वो वॉयलेट या ब्राउन कलर दे देते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अलग से बन गया। अब अगर इसमें हम कहें स्टेबिलिटी ट्रेंड हेलो एरिन्स का, तो हेलो एरिन्स का भी सेम यही ट्रेंड हो जाएगा, आर की जगह अराइल ग्रुप हम लगा देंगे, यही ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम जिक्र करते हैं, देखिए फ्लोराइड जो है इनकी स्टेबिलिटी क्लोराइड से भी ज्यादा है, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी का हम जिक्र करें कि अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा है, जो जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं, जल्दी से मिल जाते हैं, वो क्लोराइड होते हैं। अगर हम कहें तो स्टेबिलिटी तो एल्काइल फ्लोराइड की ज्यादा है एल्काइल क्लोराइड से, लेकिन ये जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो एल्काइल क्लोराइड होते हैं इनकी हाई स्टेबिलिटी एंड इजी अवेलेबिलिटी होने की वजह से हम ऑर्गेनिक क्लोराइड को हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बजाय। अब अगर ये कह दे कि जो इंडस्ट्री है वहां पे ज्यादातर ऑर्गेनिक क्लोराइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक क्लोराइड, आपने क्लोरोफॉर्म पढ़ा होगा, आपने CH2Cl2 पढ़ा होगा, डाइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन को ज्यादातर हम यूज करते हैं एज ए ऑर्गेनिक क्लोराइड जो होते हैं, इनको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। क्यों? जबकि इनको यूज नहीं किया जाता ज्यादा ब्रोमाइड और आयोडाइड को। तो रीजन, जो क्लोराइड होते हैं इनकी हाई स्टेबिलिटी एंड इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर एज ए सॉल्वेंट रादर देन ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स। तो ये आ जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट इसमें हम लेके चलते हैं इनफ्लेम एबिलिटी। इनफ्लेम एबिलिटी, इनफ्लेम एबिलिटी, इनफ्लेम एबिलिटी। अगर एल्काइल हलाइड और हाइड्रोकार्बन का हम जिक्र करें तो जो हैलोजन कंपाउंड होते हैं, हैलोजन कंपाउंड, ये लेस इनफ्लेमेबल होते हैं देन द कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन जो है ज्यादा इनफ्लेमेबल होते हैं। एल्काइलाइड कहें या हम हैलोजन कंपाउंड कहें, तो हैलोजन कंपाउंड्स आर लेस इनफ्लेमेबल देन द कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो इनकी इनफ्लेमेबिलिटी कम होती है, ये ज्वलनशील कम होते हैं हाइड्रोकार्बन की बजाय। और अगर जैसे जैसे इनके अंदर हैलोजन कंटेंट बढ़ता जाएगा, हैलोजन कंटेंट बढ़ता जाएगा, तो इनकी इनफ्लेमेबिलिटी और भी कम होती चली जाएगी। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसमें 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो जैसे जैसे हैलोजन कंटेंट बढ़ेगा इनफ्लेमेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या लिखे इसमें
पहला पॉइंट हम यही कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो लेस इनफ्लेमेबल होते हैं किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से। सेकंड पॉइंट इसमें क्या दे, और सेकंड पॉइंट ये दे कि एज द हैलोजन कंटेंट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हैलोजन कंटेंट इनमें इंक्रीज करेगा इनफ्लेम एबिलिटी और भी डिक्रीज होती चली जाएगी। सेकंड पॉइंट ये दे दे। और जो ऑर्गेनिक, जो हमारे पास ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये सॉल्वेंट्स होते हैं बहुत बढ़िया, और सॉल्वेंट और ये अपने अंदर इजीली फैट और ऑयल जो होते हैं, फैट और ऑयल उनके लिए बहुत बढ़िया सॉल्वेंट होते हैं, और ये लेस इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी जल्दी से ये आग भी नहीं पकड़ते। तो इसीलिए जो पॉलीहैलो कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीहैलो कंपाउंड्स जैसे कि हम कह दें ट्राई एंड टेट्राक्लोरोइथाइलिन, ट्राई और टेट्राक्लोरोइथाइलिन अगर हम कह दें, ट्राई और टेट्राक्लोरोइथाइलिन, जैसे आपके पास है CH3CH3, ये तो इथेन हो गया। अब ट्राई क्लोरो इथाइलिन कहेंगे तो 3 रिप्लेस कर दो Cl से H को, और अगर हम टेट्रा क्लोरो इथाइलिन कह रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो Cl से। तो उनको हम यूज करते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए एज ए सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग में उनको यूज किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाए कि जो आपके पास ट्राई या टेट्राक्लोरोइथाइलिन होते हैं उनको ड्राई क्लीनिंग में एज ए सॉल्वेंट यूज क्यों किया जाता है, तो उसका रीजन क्या आ जाएगा कि जो ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो गुड सॉल्वेंट होते हैं फैट और ऑयल के लिए, और ड्राई क्लीनिंग में ज्यादातर फैट और ऑयल को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो हम ट्राई या टेट्राक्लोरोइथाइलिन यूज कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो हैलोजन कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक, ये फैट और ऑयल के लिए बहुत बढ़िया सॉल्वेंट होते हैं, उनको डिजोल्व कर लेते हैं और जल्दी से ये आग भी नहीं पकड़ते क्योंकि लेस इनफ्लेमेबल होते हैं, इसलिए इनको यूज किया जाता है। और एक नाम सुना हो आपने CCl4, 11th में भी इसका जिक्र हमने किया था। इसको हम यूज करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन, अंडर द नेम पायरीन। CCl4 carbon tetrachloride is used as a fire extinguisher under the name पायरीन। तो इनको पॉइंट्स पे बना के याद कर लेना बेटा। और लास्ट इसकी हम प्रॉपर्टी लेके चलते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, और यहां मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट। ये आ चुके हैं बेटा CBSE में इस पे क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने सॉल्युबिलिटी के लिए। तो देखिए यहां पे इनका जिक्र करूं या मैं इनका जिक्र करूं, ये तो आपको पता है कि ये पोलर हैं, और आपने ये भी पढ़ा है लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो पोलर वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब क्वेश्चन यही बनता है कि एल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड पोलर मॉलिक्यूल होते हुए भी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बनता है ये इनसॉल्युबल है। नहीं तो क्या होता है, पोलर कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब क्वेश्चन इसलिए अच्छा बनता है और इसलिए पेपर में आया हुआ है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि एल्काइल हलाइड और एराइल हलाइड जो है ये पोलर मॉलिक्यूल होते हुए भी वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है, क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन बताइए एक बार बेटा, आया समझ में? एल्काइल हलाइड को लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अराइल हलाइड की एक्सप्लेनेशन भी वही हो जाएगी। ये देखिए, ये आपको पता है, ये समझे आप, जब किसी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन होगा यहां सॉल्यूट में, और सॉल्वेंट में क्या होता है, इंटरेक्शन किसके बीच होता है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। जैसे यहां पे मैं कह दूं यहां सॉल्यूट आपके पास एल्काइल हलाइड है, तो एल्काइल हलाइड और एल्काइल हलाइड जो है इनके बीच इंटरेक्शन है, और वो इंटरेक्शन क्या है यहाँ पे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव पोलर है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ये इंटरेक्शन। और सॉल्वेंट में जिक्र करूं तो यहां पर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, और वाटर में आपको पता है कि कौन सा इंटरेक्शन होगा, बताने की जरूरत नहीं है,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो पहले क्या है, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट में सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, जैसे अल्काइल लाइड है तो उसमें इंटरेक्शन किसके बीच है, अल्काइल हलाइड और अल्काइल लाइड के मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन, और वो इंटरेक्शन क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और सॉल्वेंट वाटर है, उसमें क्या होगा, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होगा, और ये इंटरेक्शन कौन सा होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अब ये भी आपको पता है कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन है वो टूटता है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन है वो टूटता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच नया इंटरेक्शन बनता है। समझना इस चीज को, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन है, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन टूटता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन है वो टूटता है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच नया इंटरेक्शन बनता है। अब ये इंटरेक्शन टूटेगा, ये इंटरेक्शन टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी होगी रिक्वायर्ड, और ये नया इंटरेक्शन बनेगा तो एनर्जी यहां पे क्या होगी, एनर्जी होगी रिलीज, यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, सही है। रिक्वायर्ड वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, और रिलीज वाली क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तभी इंटरेक्शन पॉसिबल है। रिक्वायर्ड वाली कम होनी चाहिए और रिलीज वाली ज्यादा। अगर उल्टा हो गया, अगर उल्टा हो गया, रिक्वायर्ड वाली तो ज्यादा हो गई और रिलीज वाली कम हो गई, तो फिर सॉल्युबल नहीं होगा। तो यहां पर यही केस हुआ है, यहां पर यही केस हुआ है। रीजन ये देखिए, यहां पर क्या हुआ है, अल्काइल लाइड के मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वाटर वाटर के बीच है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहां नया इंटरेक्शन किसके बीच बनेगा, यहां नया इंटरेक्शन अल्काइल हलाइड और वाटर के बीच बनेगा, और ये जो इंटरेक्शन बनेगा ये इंटरेक्शन कंपेरेटिवली वीक होगा, किससे, जो कि यहां पर इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो यहां पे जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग है, और इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और यहां जो इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में बनेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में वो वीक बनेगा, तो एनर्जी रिलीज कम होगी। तो यहाँ रिलीज वाली एनर्जी कम है, रिक्वायर्ड वाली ज्यादा है, क्योंकि यह इंटरेक्शन स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि वाटर वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अल्काइलाइड और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे इंटरेक्शन वीक होगा, और वीक इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा था तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो यहाँ रिक्वायर्ड वाली एनर्जी ज्यादा होगी, रिलीज वाली कम होगी, क्योंकि यहाँ इंटरेक्शन स्ट्रांग है और यहाँ इंटरेक्शन वीक है। और यही रीजन है जिसकी वजह से अल्काइलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन अराइल हलाइड की आ जाएगी, लेकिन ये अराइल हलाइड हो या अल्काइल हलाइड हो, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कि लो पोलैरिटी वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उनमें सॉल्युबल होते हैं। लो पोलैरिटी वाले जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जैसे आपने बेंजीन ले लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, ईथर लिया, पेट्रोलियम ईथर लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, उनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उनमें सॉल्युबल क्यों होते हैं, उनमें रीजन ये आ जाएगा कि वहां क्या होगा, जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन है, जब हम इन लो पोलैरिटी वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच भी उसी मैग्नीट्यूड का इंटरेक्शन बन जाएगा। लेकिन यहां वाटर के केस में क्या था कि यहां सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन बनेगा वो वीक बन रहा था। लेकिन इनमें लो पोलैरिटी वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व क्यों हो गए, क्योंकि इस केस में जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन है, वही इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच आ जाएगा उसी मैग्नीट्यूड का, इसलिए इनमें ये सॉल्युबल हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।